आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि पहला है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के औद्योगिक उत्पादन में तेजी आई। दूसरा है युद्ध के पश्चात ब्रिटेन कभी भी भारतीय बाजार में अपनी पूर्व स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर सका। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध का औद्योगिक विकास धीमा था। युद्ध ने नाटकीय रूप से एक नई स्थिति को जन्म दिया। सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ब्रिटिश मिलों के युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त होने के कारण भारत में मैनचेस्टर से आयात में गिरावट आई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भारत माता की छवि के साथ दृष्टिगत रूप से जुड़ने लगी और 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने मातृभूमि की स्तुति में वंदे मातरम लिखा और भारत माता की मूल छवि को राजा रवि वर्मा ने चित्रित किया था। तो उपरोक्त में से कितने कथन जो हैं वो सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल दो, मतलब कि केवल दो कथन जो हैं वो सही हैं। पहला और दूसरा कथन जो है वो पूर्णतया सही है, लेकिन तीसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर अवेंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि 1905 में चित्रित की थी। भारत माता को उन्होंने अपनी छवि में एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन के बाद मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ महसूस करने लगा और 1920 के दशक के मध्य कांग्रेस स्पष्ट रूप से हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी समूहों के विरुद्ध हो गई। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है कि इसके दोनों कथन जो हैं वो गलत हैं, मतलब इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि भारत में मुस्लिम राजनीतिक संगठन सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति अपनी प्रतिक्रिया में उदासीन थे। खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद मुस्लिम का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस से अलग थलग महसूस करने लगा, इसलिए पहला कथन गलत है। दूसरा है 1920 के दशक में कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी समूहों के साथ स्पष्ट रूप से जुड़ने लगी, इसलिए दूसरा कथन जो है वो गलत है। इसलिए इसके दोनों कथन जो हैं गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1930 में स्वतंत्रता की उद्घोषणा का प्रतिज्ञा प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, निरानंद दत्त या फिर वल्लभ भाई पटेल? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, महात्मा गांधी। इरविन द्वारा अक्टूबर 1929 में अर्नेस्ट भविष्य में भारत के डोमिनियन स्टेट्स की अस्पष्ट पेशकश के साथ भविष्य में संविधान पर चर्चा के लिए गोलमेज सम्मेलन की घोषणा की, लेकिन कांग्रेस के नेता इससे संतुष्ट नहीं हुए। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस के भीतर कट्टरपंथी अत्यधिक मुखर हो गए। उदारवादी नरमपंथी नेताओं जो ब्रिटिश प्रभुत्व के ढांचे के भीतर संवैधानिक प्रणाली का प्रस्ताव कर रहे थे, उनका धीरे धीरे प्रभाव खत्म होता गया और दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को औपचारिक दिया। यह घोषणा 26 जनवरी 1930 को की गई, जबकि पूर्ण स्वराज संकल्प का मसौदा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था, जबकि स्वतंत्रता की उद्घोषणा का जो प्रतिज्ञा का मसौदा जो था वो 1930 में महात्मा गांधी ने तैयार किया था। ठीक है, और इसमें यह प्रतिज्ञा जो है वह अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित थी। अगला प्रश्न है, मार्को पोलो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का समकालीन था और यह 1292 में भारत के कोरोमंडल के तट पर उतरा था। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दूसरा कथन सही है, पहला जो है वो गलत है, क्योंकि मार्को पोलो का जन्म जो है वो 1254 में इटली के वेनिस में हुआ था।
मार्को पोलो के पिता निकोलो और चाचा मॉफियो जो हैं वो रत्न व्यापारी थे, और एक खोजकर्ता के साथ साथ मार्को पोलो ने एशिया के मार्ग के माध्यम से रेशम के मार्ग की यात्रा का वर्णन किया, और उन्होंने अपनी यात्राओं का वर्णन जो है ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में किया है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश का संस्थापक था। इसकी मृत्यु 1210 में हुई, जबकि मार्को पोलो का जन्म जो है 1254 में हुआ, इसलिए विकल्प एक जो है वो गलत है। 1271 में जब मार्को पोलो ने यात्रा शुरू की थी तब वह 17 वर्ष का था, और उसके पिता और चाचा के साथ चीन में कुबलई खान के दरबार में उसने यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तौरम शब्द की व्याख्या करता है। चोल काल के मंदिरों में प्रचलित एक पारंपरिक नृत्य शैली, कन्नड़ विद्वानों के द्वारा लिखित दर्शन पर एक प्राचीन ग्रंथ, प्रमुख नयनारों की कविताओं का संग्रह, यह भी एक प्रकार का दक्षिण भारतीय संगीत वाद्य यंत्र। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। ठीक है, प्रमुख नयनारों की कविताओं का संग्रह। नयनार संत जो हैं वो अपार, सबंदर और सुंदरार की कविताएं तौरम के रूप में जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए कि बाबा गुरु नानक किसी नए धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु नानक के पदों को आदि ग्रंथ साहिब में संकलन करवाया। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, पहला सही है और दूसरा जो है वो गलत है। क्योंकि बाबा गुरु नानक के लिए पूर्ण या रब का कोई भी रूप नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा गुरु नानक कोई नया धर्म स्थापित करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों ने अपनी प्रथाओं को मजबूत किया और साथ में ही स्वयं को हिंदू और मुस्लिम दोनों से अलग कर लिया। इसलिए पहला कथन सही है। जबकि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा बाबा गुरु नानक के गीतों को उनके 4 उत्तराधिकारियों और बाबा फरीद, रविदास जिन्हें रैदास भी कहते हैं, और कबीर जैसे अन्य धार्मिक कवियों के साथ आदि ग्रंथ साहिब में संकलित कराया। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की रचनाएं शामिल की गई और इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की भी नींव रखी, जिसमें 5 प्रतीकों को परिभाषित किया गया, जिसमें केस, कड़ा, कृपाण, कंघा और कच्छा था। अगला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कि मुल्फुजात, तज़किरा, मकतूबात, तो में कौन सा जो है वो सही सुमेलित है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि इसके तीनों कथन जो हैं वो सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने शासन कला के विषय में अमुक्त मल्यद नामक कृति की रचना की? हरिहर, बुक्का, देवराय द्वितीय या फिर कृष्णदेव राय। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कृष्णदेव राय। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का कार्यकाल 1509 से 1532 था। उसी ने शासन कला के विषय में अमुक्त मल्यद नामक तेलुगु भाषा में पुस्तक लिखी, और कृष्णदेव राय तुलु राजवंश का तीसरा शासक था, और उसके शासन की सबसे बड़ी विशेषता जो थी विस्तार और एकीकरण था। इसी ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के पास नागलापुरम नगर की स्थापना की। ठीक है, और कृष्णदेव राय ने वर्षा जल संचयन के लिए विशाल सिंचाई टैंक और जलाशयों का भी निर्माण कराया। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी में उत्तर भारत में उगाई जाने वाली फसलों की सूची में तंबाकू का उल्लेख है। अकबर तंबाकू की लत से चिंतित था, इसलिए उसने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। ना तो पहला कथन सही है ना ही दूसरा कथन सही है, क्योंकि तंबाकू का पौधा सर्वप्रथम दक्कन में आया। ठीक है, आईने अकबरी में उत्तरी भारत में उगाई जाने वाली फसलों में तंबाकू का उल्लेख नहीं है। 1604 में अकबर और उसके सरदारों को पहली बार तंबाकू की जानकारी प्राप्त हुई, इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है। दूसरा कथन जो है, उस समय तंबाकू पीना बड़े पैमाने में चलन में था। जहांगीर इसकी लत से इतना चिंतित था कि उसने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। मैं तंबाकू पर अकबर ने प्रतिबंध नहीं लगाया था, जहांगीर ने लगाया था।
इसलिए दूसरा कथन भी गलत है। अगला प्रश्न है, पोलज, पर्ती, चाचर, बंजर के रूप में भूमि का वर्गीकरण किसने किया? अकबर के शासनकाल में, शेषासुरी के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, या फिर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में? इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, अकबर के शासनकाल में। क्योंकि पोलज वह भूमि थी जिसमें प्रतिवर्ष खेती की जाती थी, पर्ती वह थी जिसमें उर्वरा शक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ समय के लिए पर्ती छोड़ते थे, चाचर वह भूमि थी जिसमें 3 या 4 वर्षों तक पर्ती छोड़ते थे, बंजर वह भूमि थी जिसमें 5 वर्ष या उससे अधिक वर्ष से खेती न की गई हो। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में नस्तलिक शब्द का संबंध है चित्र सुलेखन के प्राचीन रूप से, वर्णों को जोड़ने के निर्मित फारसी सुलेखन शैली से, मुगल लघु चित्रकला शैली के रूप में, विजयनगर साम्राज्य के दौरान कागज मोड़ने की एक पारंपरिक कला से। तो इसका कौन सा नस्तलिक से जुड़ा हुआ है? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, लिंगायत संप्रदाय के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए कि वह शिव के निराकार और लिंग रहित रूप की पूजा करते थे, वह श्राद्ध संस्कार जैसे अंतिम संस्कार का समर्थन नहीं करते थे और मृतकों को दफनाते थे, उन्हें जाति और ब्राह्मणवादी वशिष्ठ के विचार को चुनौती दी। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर इनमें से कोई नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मतलब कि इसके केवल 2 कथन जो हैं वो सही हैं। ऐसा इसलिए है, पहला कथन इसमें दूसरा और तीसरा कथन जो है वो सही है। पहला कथन जो है वो इसलिए गलत है कि वे शिव की आराधना जो है लिंग के रूप में करते हैं और इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद पर चांदी के पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं, इसलिए पहला कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, संत कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनके पद शिक्षाएं बीजक में संरक्षित है, उन्होंने परम सत्य का वर्णन करने के लिए इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों से प्रेरणा ली। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतः सही हैं। कबीर की ग्रंथावली का संबंध जो है राजस्थान के दादू पंथियों से भी है। कबीर के कई आदि पंथ जो हैं आदि ग्रंथ साहिब में भी मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रमुख राजनीतिक विकास के संदर्भ में घटनाओं पर विचार कीजिए। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार, गोलकुंडा सल्तनत का उदय, उड़ीसा के गजपत साम्राज्य की स्थापना। तो कौन सा जो है वो सही नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है, क्रम जो है वो है, क्योंकि उड़ीसा के गजपत साम्राज्य की स्थापना जो है वो 1400 से 1500 के मध्य हुई थी और कह सकते हैं 1435 में। और पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार जो है वो 1510 में हुआ था। और गोलकुंडा सल्तनत, गोलकुंडा का जो उदय है वो है 1336 नहीं, तीसरा 1435 फिर 15 फिर 20। तो इसका सही जो आंसर है वो है गोलकुंडा सल्तनत जो है वो 1347 में। तो इसका सही सबसे पहले जो आएगा वो आएगा सबसे पहले 2, 3 और 1। ऑप्शन में इसमें कोई नहीं है, सॉरी एक मिनट। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार जो था वो 1510 में हुआ। गोलकुंडा सल्तनत का उदय जो है वो 1518 में हुआ और गजपत साम्राज्य की स्थापना जो है वो 1435 में हुई। तो सबसे पहले तीसरा, फिर पहला
और फिर दूसरा, मतलब कि डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, दो फसल और जिनसे कामिल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? मध्यकालीन भारत कृषि पद्धतियों से, इस्लामी दर्शन और रहस्यवाद से, प्राचीन भारतीय कपड़ा और बुनाई से, और भूमि माप इकाई से। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, मध्यकालीन भारत की कृषि पद्धतियों से। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में सवार के नाम से किसे जाना जाता था? अरब व्यापारी को, घुड़सवार को, फारसी सुलेखक को, या पैदल सेना के वाहक को? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, घुड़सवार को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि पहला कथन है, पूर्वी भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में हुगली नदी पर स्थापित किया गया और अंग्रेजों ने कारखाने के चारों ओर किला बनाना शुरू किया, जिससे बाद में कलकत्ता शहर बना। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कि ए पहला और दूसरा कथन दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में नील विद्रोह निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन है? नील विद्रोह, मोपला विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, या फिर सिपाही विद्रोह? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, नील विद्रोह, जो 1859 में हुआ था और खासकर ये बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के परिणामों के संदर्भ में विचार कीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए गए, शासकों को उनके क्षेत्र की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया, सेना में भारतीयों की सैनिकों की संख्या कम कर दी गई, मुसलमानों की संपत्तियां जब्त कर ली गई। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, तीन, या फिर सभी चार? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, सभी चार। इसके चारों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कलकत्ता, बंबई, सूरत कितने शहर 18वीं शताब्दी के अंत में महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में उभरे? केवल एक, केवल दो, दोनों, तीनों, या फिर कोई नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। ठीक है, कलकत्ता, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी शहर थे। ठीक है, तो पहला और दूसरा ही था जो, ठीक है, क्योंकि प्रशासन की दृष्टि से अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को बंगाल, बंबई और मद्रास में विभाजित किया था और तीनों प्रेसिडेंसी मद्रास और कलकत्ता में, ठीक है, स्थित थी और इसलिए सूरत का उसमें कोई अस्तित्व नहीं था। तो सूरत जो है प्रेसिडेंसी शहरों में नहीं था। अगला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा खानकाह का सही वर्णन है? सूफी संत का मकबरा, एक सूफी स्थान जिसका उपयोग यात्रियों के विश्राम के घर में किया जाता था, मुसलमानों का एक खुला प्रार्थना स्थल, या मुस्लिम उलेमाओं का की दरगाह? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में वस्त्र उद्योग के संदर्भ में विचार कीजिए कि कैल्को अधिनियम ने भारत में मुद्रित सूती वस्त्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया और भारतीय वस्त्रों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण इंग्लैंड में तकनीक नवाचार की खोज हुई। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल एक, केवल दो। पहला कथन जो है वो गलत है, क्योंकि 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती व शीट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कानून को जो इंग्लैंड में छापेदार सूती वस्त्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया और इसके लिए कैल्को अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, लेकिन जो ये थे कपड़े भारत में मुद्रित नहीं थे, ये इंग्लैंड में मुद्रित चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया था। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भूक्षेत्र पर विजय के अलावा ब्रिटिश सांस्कृतिक मिशन के अपने सिद्धांत में विश्वास करते थे। हेनरी टॉमस कोलब्रुक ने फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद में योगदान दिया। एशियाटिक रिसर्च पत्रिका प्राच्यवादियों की एक पहल थी। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या फिर में से कोई नहीं?
जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि इसके तीनों कथन जो हैं वो सही है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।